औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तलबा व तालिबात को खुशामदीद। हम आपको वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ग्रुप के जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं उसका जो पैटर्न है उसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। अब कुछ तलबा और तालिबात ने हमें कहा कि हमें ग्रामर के उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो पहले तो हमने ये सोचा कि एकेडमी के चारों ब्रांचेस से जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनका मिड टर्म रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, पोजीशंस ली हैं इन्होंने, उनको इकट्ठा करके ये क्लास कराई जाए। लेकिन बाद में ये फैसला किया गया कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए ताकि वो बच्चे भी और बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी और आउटसाइडर्स भी जो है वो इससे फैज़याब हो सके। लिहाजा आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के पैटर्न में 4 क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के जो लाजमी पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम आपके सामने लाए हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स 2018 का पास पेपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें कहा जाता है कि करेक्ट द एरर्स और ओमिशंस ऑफ वर्ब्स, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, समटाइम्स पंक्चुएशंस। ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और इन 5 सेंटेंसेस में आपको एरर पिक करके सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको होमोफोन्स दिए जाते हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका साउंड सेम है, जैसे कि एंजल और एंगल, जैसे कि फार्दर और फर्दर, ठीक है। तो ये होमोफोन्स को सेंटेंस बनाकर बताना होता है कि इनके मीनिंग्स में डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन आता है, 2 कॉलम्स दिए जाते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के वर्ड्स के साथ मैच करना होता है मीनिंग्स बताकर। और फोर्थ क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का। उर्दू के कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। तो आइए 2018 का ये जो पास पेपर है कॉमर्स का, और याद रखिएगा सिर्फ कॉमर्स के नहीं, ये साइंस के और आर्ट्स के तलबा के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ग्रामर तो सबके लिए सेम है। जी, आगाज करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एरर कहाँ है, तो जरा गौर से देखिए। इसका पहला सेंटेंस देखिए, एडी डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक पास का वाकया है लेकिन जो वर्ब जो है देखिए ये प्रेजेंट में गिवन है। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वाज द एनिमी फॉर वॉर। यहाँ फॉर नहीं आएगा, ये प्रपोजिशन का एरर है। थर्ड देखिए, वी आर नाउ गो टू मार्केट। जब नाउ यूज हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वी आर नाउ, तो नाउ के साथ आपको पता है हमेशा कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, लिहाजा ये सही करेंगे हम। नेक्स्ट है, अ हॉनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। हॉनेस्ट आपको पता है वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, इसके साथ आर्टिकल गलत लगाया गया है। एंड लास्ट है, ही जम्प्ड इन वाटर। इसमें प्रपोजिशन, अगेन प्रपोजिशन की मिस्टेक है, इन नहीं आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो अंडरलाइन कर दिया गया जहां जहां मिस्टेक है, डाई, फॉर, गो, आ और इन। आपको ये अंडरलाइन नहीं करना, ये आपको सिर्फ बताया गया है कि यहाँ मिस्टेक्स हैं। अब आइए आपको जो है करेक्ट करना है और करेक्ट को अंडरलाइन करना है। देखिए नंबर 1, एडी डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पास्ट सेंटेंस है, लिहाजा डाई का पास्ट टेंस यूज होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी डाइड। He was the enemy for war नहीं आएगा, he was the enemy of war आएगा, लिहाजा करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, we are now going to market। जब भी नाउ आ गया इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, काम जो है आपका जारी है, वर्क इज इन प्रोग्रेशन, राइट नाउ जो काम हो रहा है। और आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने टेंसेस कर लिए हैं, आर्टिकल्स कर लिए हैं, प्रपोजिशंस कर लिए हैं। इसके बाद देखिए ये किस तरह से सॉल्व होता है ताकि आपको अच्छी तरह से एरर डिटेक्ट करना आ जाए और हम इंशाल्लाह
कई पास्ट पेपर्स का सलूशन आपके सामने पेश करेंगे और इतने पास्ट पेपर्स जब आप सुन लेंगे, देख लेंगे, हमें यकीन है कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आ हॉनेस्ट नहीं आएगा बल्कि एन हॉनेस्ट आएगा, बिकॉज हॉनेस्ट जो है वो जो है आपका वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। एक ईमानदार आदमी खुदा की जो है सबसे नोबलेस्ट तख्लीक होती है, सबसे पाकीज़ा तख्लीक होती है, सबसे शरीफ तख्लीक होती है। नेक्स्ट नंबर 5, ही जम्प्ड इन वाटर नहीं आएगा। याद रखिएगा, हम कहीं किसी कंटेन्ड एरिया में मौजूद हैं, सपोज कोई शख्स किसी कमरे में, तो हम कहेंगे इज इन हिज रूम, ठीक है ना। कोई किसी चीज़ किसी डब्बे में, तो कहेंगे इज इन द कंटेनर। लेकिन यहाँ मोशन का कॉन्सेप्ट है, वो जंप कर रहा है, ठीक है ना। तो जब भी कोई मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो इन के बजाय साथ में टू भी ऐड हो जाएगा और कंपाउंड पे पोजीशन लगेगा इनटू, लिहाजा आंसर होगा ही जंप्ड इनटू वाटर। इसलिए कि जब वाटर में जंप कर रहा है तो ये मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, मोशन का कॉन्सेप्ट है। रेस्ट में इन होगा और मोशन की फॉर्म में वो इनटू हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ग्रामर में ज़रूर समझनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये होमोफोन्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बाज़ औक़ात इनका साउंड, इनके फोन्स सेम होता है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एंजल और एंगल। आपको पता है एंजल का मतलब है फरिश्ता और एंगल का मतलब है जो आप मैथमेटिक्स में जो आपके पास ज्योमेट्री होती है उसमें एंगल्स होते हैं। 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। एग्जाम में आपको कुछ नहीं बताना, ना मीनिंग बताना, ना कुछ बताना है, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना है, लेकिन इस तरह यूज़ करना है कि मीनिंग वाजे हो जाए, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि आपको इन 2 वर्ड्स के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं वो समझ में आते हैं। इस तरह का सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। जैसे एंजल का हमने सेंटेंस बनाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इज़ अ चीफ एंजल ऑफ गॉड। आपको पता है सबसे बरगुज़ीदा जो है अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। और एंगल की डेफिनेशन, एंगल का सेंटेंस हमने बनाया, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। ये आप ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आइए सेकंड को चलते हैं लेकर। सेकंड पेयर है फार्दर और फर्दर। आपको पता है फार्दर जो है वो फॉर का कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब दूर तर, मजीद दूर। इसका सेंटेंस देखिए, वी हैड टू वॉक फार्दर देन यूजुअल यस्टरडे। कल हमें आम तौर से ज़्यादा चलना पड़ा, बिकॉज देयर वर मेनी हर्डल्स ऑन द वे। क्योंकि कल जो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी, कंटेनर्स थे, ठीक है ना। तो ये है फार्दर, यानी ज़्यादा चलना पड़ा। फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, ठीक है ना। अब इसका देखिए ज़रा, यू कैन आस्क फर्दर क्वेश्चंस इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुतमईन नहीं हैं, आप फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मज़ीद सवालात पूछ सकते हैं। अक्सर आपने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा होगा, फॉर एनी फर्दर क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। तो फर्दर का मतलब है मजीद। फादर और फर्दर, यकीनन आपको मीनिंग समझ में आ गए होंगे, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टोरी और स्टोरी। पहला जो वर्ड है स्टोरी, उसका मतलब है कहानी, किस्सा। द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिकल लैम्प इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ स्टोरी का मतलब है कहानी। और ये जो स्टोरी है इसका मतलब होता है मंजिल, फ्लोर्स। मिसाल के तौर पर मैं एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ, मतलब मैं एक 3 मंजिला इमारत में रहता हूँ। तो ये जो मंजिल और फ्लोर्स होते हैं उनको हम स्टोरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल द हबीब बैंक प्लाजा बिल्डिंग इज 25 स्टोरी बिल्डिंग। हबीब बैंक प्लाजा 25 मंजिला बिल्डिंग है। मुझे यकीन है स्टोरी और स्टोरी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो पेयर है वो है थ्रोन और थ्रोन। पहला वर्ड जो थ्रोन है वो थ्रो का 3rd फॉर्म है। थ्रो का मतलब है फेंकना, थ्रोन का मतलब है फेंका हुआ, ठीक है। जरा देखिए, द सिगरेट पैकेट वॉज थ्रोन इनटू द गटर बाय हिम व्हेन द डॉक्टर वार्नड हिम टू स्मोक। जब डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग करने से मना किया, वार्न किया, मुतनब्बे किया, तो उसने क्या किया, वो सिगरेट का पैकेट जो है वो फेंक दिया गया गटर में,
यानी उसने फेंक दिया गटर में, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। द सिगरेट पैकेट वॉज थ्रोन, सिगरेट का पैकेट फेंक दिया गया इनटू द गटर, गटर में, बाय हिम, उस लड़के के जरिए, उस आदमी के जरिए, ठीक है, जब डॉक्टर ने उसको सिगरेट पीने से मना किया। नेक्स्ट है थ्रोन, इस थ्रोन का मतलब है ताज व तख्त, बादशाह का जो ताज और तख्त होता है, तख्त जिसको कहते हैं उसे थ्रोन कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ टू सक्सीडेड टू द थ्रोन इन 1952, यानी मलकाए बरतानिया एलिजाबेथ टू, उसको ताजपोशी कब की गई उसकी? 1952 में की गई। तो थ्रोन फेंकना और थ्रोन ताज, ताजपोशी। लास्ट है हियर एंड हियर, पहला वाला हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसका मतलब है यहाँ, और दूसरा जो एच वाला हियर है, HEAR वाला हियर है, उसका मतलब है सुनना, समात करना, ठीक है। सो सेंटेंस देखिए हियर का, आई अराइव्ड हियर एट 5 o'clock, मैं यहाँ 5 बजे पहुंचा। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल मीनिंग्स। और हियर का मतलब है सुनना, प्लीज स्पीक लाउडली एज आई कैन नॉट हियर यू वेरी वेल, बड़ा मेहरबानी बुलंद आवाज में बात करो क्योंकि मैं अच्छी तरह आपको नहीं सुन सकता हूँ, यानी या तो शोर इस वजह से नहीं सुन सकता हूँ, या मेरी कुव्वत समात यानी मेरी जो हियरिंग जो कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है। हमने कोशिश की है कि सेंटेंस भी बहुत सिंपल बनाएं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजीली समझ में भी आ जाए। वो लास्ट नहीं था, आई एम सॉरी, लास्ट है ब्रेक एंड ब्रेक। पहला वाला जो ब्रेक है वो वर्ब है, इसका मतलब है तोड़ना, और दूसरा जो ब्रेक है वो साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी और अदर ऑटोमोबाइल्स के जो ब्रेक्स होते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो पहला वर्ब है और दूसरा नाउन है। फर्स्ट वाली का सेंटेंस हमने बनाया ब्रेक एज अ वर्ब। शी ड्रॉप द प्लेट एंड इट ब्रोक इन 2 pieces, उसने प्लेट फेंकी और वो टुकड़ों में तकसीम हो गई। तो यहाँ आप सोचेंगे कि ब्रोक क्यों लिखा हुआ है, तो चूंकि ये पास्ट टेंस है लिहाजा ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक आया, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जब आपको कोई वर्ब आता है सेंटेंस बनाने के लिए तो उसमें आपकी मर्जी होती है, आप जो चाहे टेंस बनाएं और उस टेंस के हिसाब से वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट होता है, ये कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ब्रेक जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आप जो है सेंटेंस बनाएं, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। हाँ, नाउन अगर है तो वो उसी फॉर्म में होना ज़रूरी है। जैसे देखें ब्रेक, नेक्स्ट, इस ब्रेक का मतलब है वो जो ब्रेक दबा के गाड़ी रोक दी जाती है। यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, हाँ आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखें हमारे पास है सिंगुलर ब्रेक, आप सेंटेंस में प्लूरल यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स व्हेन यू वांट टू स्लो डाउन और स्टॉप योर कार, अगर आप अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं तो आपको क्या अप्लाई करने पड़ते हैं? ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, उर्दू में ये हो जाएगा। तो ये थे होमोफोन्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया, तरीका आपने देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है, 2 कॉलम्स आपको दिए जाते हैं और इन कॉलम्स में वर्ड्स के मीनिंग्स को मैच करना होता है, ठीक है ना। आप ये अक्सर स्कूल में देखा होगा कि पहला वाला 3rd वाले के साथ, दूसरा वाला 4 वाले के साथ लाइंस लगाते थे। ऐसा लाइंस नहीं लगाना, आपको क्या करना है, कॉलम A एज इट इज फिल करना है अपनी कॉपी में और कॉलम B करेक्ट करके फिल करना है, जैसा कि मैं करेक्ट आपको बताऊंगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए आंसर, ठीक है। आप ये वाला आंसर, ये वाला कॉलम बनाएंगे एग्जामिनेशन कॉपी में, यानी कॉलम A एज इट इज है देखें, लेकिन कॉलम B उसके मीनिंग्स के हिसाब से है, करेक्ट मीनिंग है। जैसे देखें एंजाइटी का मीनिंग है वरी, परेशानी होना, एंजाइटी, ठीक है, इंसान किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। पग्नेशियस का मतलब होता है लड़ाका, लड़ाका, इसका मतलब है क्वारल्जम, जो जल्दी से हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। वयाज, जर्नी बाय सी, किसी समंदरी सफ़र को कहते हैं, ठीक है। गॉट अवे का मतलब है वो जो है वो कहीं चला गया, दूर चला गया, वेंट फॉर समथिंग। फ्रेटफुल का मतलब है बेकरारी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। सो फ्रेटफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रेस्टलेस, बेकरार, बेचैन, बेसकून। एक्साइटेड, एक्साइटेड भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा जब हैप्पी होता है आदमी तो हम कहते हैं इज़ वेरी एक्साइटेड। जब किसी का रिजल्ट
A1 ग्रेड आ जाता है या पोजीशन आ जाती है, ये बिकम्स वेरी एक्साइटेड। ठीक है, ये कॉलम जो है इस तरह से आपको ना सिर्फ मैच करना है बल्कि आपको सही अंदाज में लिखना भी है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ग्रामर पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन बाज़ औक़ात बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं करना होता बल्कि आपको करना होता है बा मुहावरा, इडियोमेटिक अंदाज में करना होता है। डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस है परहेज इलाज से बेहतर है। आपको पता है ये प्रोवर्ब है, ये एक ज़रबुल मिसल है, हमेशा इसका ट्रांसलेशन किया जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है मैं जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। देखें सेंटेंस को समझे, ये नहीं कहा गया है कि मैं जब घर पहुंचा तो बिजली गई हुई थी, यानी बिजली पहले से नहीं गई हुई थी वरना पास परफेक्ट होता। सेंटेंस कह रहा है कि जैसे ही घर पहुंचा उसी वक्त बिजली गई। ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं एज सून एज आई रीच्ड होम, एज सून एज आई रीच्ड होम द इलेक्ट्रिसिटी वॉज गॉन। यहाँ गॉन एडजेक्टिव है। जब हम कहते हैं ना बिजली चली गई तो इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, और बिजली चली गई थी इलेक्ट्रिसिटी वॉज गॉन। इसमें इज एमआर वर्ब है, वॉज वर्ब है, और गॉन जो है यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया हुआ है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस है क्या आपको ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है, यानी आपको ऑफिस पहुंचने में वक्त 1 घंटा लगता है, ये क्वेश्चन है। बनाएंगे हम सेंटेंस डज इट टेक 1 आवर फॉर यू, डज इट टेक 1 आवर फॉर यू टू रीच योर ऑफिस या टू रीच द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है डज इट टेक 1 आवर फॉर यू टू रीच द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये भी एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब्स जिनको आते हैं, जो शौकीन हैं प्रोवर्ब्स के, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोवर्ब्स इंग्लिश में बड़े मशहूर हैं, ठीक है ना, उर्दू में उनको ज़रबुल इमसाल कहते हैं। याद रखिएगा मुहावरा नहीं है ये, ईडियम नहीं है, ईडियम अलग चीज़ होती है। कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे कि प्रोवर्ब में, ईडियम में और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। बहरहाल इस वक्त देखें जैसा बोओगे वैसा काटोगे या जैसा करोगे वैसा भरोगे, दोनों की इंग्लिश होगी एज यू सो सो शैल यू रीप। सो माने बोना होता है और रीप का मतलब होता है काटना। फसल की कटाई को रीपिंग कहते हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद इसमें गिर पड़ता है। ये सब सेम मीनिंग में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है अपने बड़ों की इज्जत करो। इज्जत करो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कोई काम करने के लिए ना करने के लिए। जैसे होता है ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यहाँ भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, अपने बड़ों की इज्जत करो। सेंटेंस बनेगा, वर्ब से स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करो। नेक्स्ट सेंटेंस आपको पता है इफ कंडीशनल का सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। ठीक है ना, ये एक सेकंड कंडीशन है। ठीक है, एक होती है फर्स्ट कंडीशन, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, उसमें हम कहते हैं इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इसमें वक्त गुजर चुका है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट अनरियल कंडीशन है। अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, मतलब ये कि तुमने मेहनत नहीं की और नाकाम हो। सो इसको कैसे बनाएंगे, आप इफ के साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यकीनन आपने कंडीशनल सेंटेंस में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा आप कमेंट्स में बताइएगा, हम कंडीशनल सेंटेंस पे भी पूरी एक वीडियो बनाकर आपके सामने रख देंगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। देखिए प्रेजेंट अनरियल है, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। यहाँ सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वुड विल का पास्ट है। ठीक है, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, मतलब यह है कि मेहनत नहीं की थी इसलिए नाकाम अभी मौजूद हैं।
लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। एक तो आपको बताना ये कि कुत्ता नहीं है, ये कत्ता है। जिस लकड़ी के तख्ते से या लकड़ी के डंडे से धोबी जो है वो किसी कपड़ों को साबुन या झाग लगा के वो मारता है ताकि झाग उसमें से प्रेशर के साथ मेल को लेकर निकल जाता है। आपने अक्सर धोबी घाट पे देखा होगा, जो लोग जो है वो कपड़ों को धोकर जो है ना जोर जोर से मार रहे होते हैं। जब हम कपड़ों को जोर से मार रहे हैं या कपड़े पे कत्ता मार रहे हैं तो मेल निकल जाता है प्रेशर के साथ, ठीक है। ये पुराने ज़माने में औरतें ऐसे ही धोती थी कपड़ों को। आज भी गांव में देखेंगे तो कपड़े ऐसे ही धोए जाते हैं। इंडिया की किसी फिल्म में आखिरी में जब विलन के पीछे हीरो भाग रहा होता है तो अक्सर ये धोबी घाट दिखाया जाता है, ठीक है ना। और उसमें आपने देखा होगा लोग जो है वो कपड़ों को जोर जोर से मार रहे होते हैं पत्थरों के साथ। तो ये धोबी का कत्ता है, कुत्ता नहीं है, आई एम सॉरी। धोबी का कत्ता है, न घर का न घाट का, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होती है, इफ यू रन आफ्टर 2 hairs यू विल कैच नथिंग। अगर आप 2 हेयर्स के पीछे भागेंगे एक ही वक्त में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो धोबी का कत्ता न घर का न घाट का, कभी ये घर में होता है कभी ये घाट में होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये इसकी इंग्लिश है। और इसके साथ ही मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद वीडियोस का इंतज़ार कीजिए क्योंकि साइंस और कॉमर्स के बेशुमार पेपर्स से हम ये सोल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।